नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके एमसीक्यूज। टॉपिक वाइज हम यहाँ पर उत्तराखंड के पूरे जीके को कवर कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर जो हमने आधुनिक इतिहास पढ़ा था उत्तराखंड का कल वाले वीडियो में, उसी का सेकंड पार्ट आगे चलाएंगे। कल हमने 85 क्वेश्चन तक कवर कर लिया था और आज हम 85 से आगे चलेंगे और पूरे आधुनिक इतिहास को यहाँ पे खत्म करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहां पर आपको उत्तराखंड के जो आधुनिक इतिहास है, चाहे वो गोरखा शासन हो, ब्रिटिश शासन हो या स्वतंत्रता आंदोलन, उनसे जुड़े एमसीक्यूज आपको अतिरिक्त तथ्यों के साथ मिल जाएंगे। तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले कल के वीडियो में जो 57वां वाला क्वेश्चन था, जिसमें मैंने आपको बताया कि गोविंद बल्लभ पंत ने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना करी थी, वहां पर मैंने गलती से 1914 की जगह पर 1814 बोल दिया था। तो ये बोलने में मिस्टेक हुई है। फैक्ट आपका करेक्ट है, 1914 में स्थापना हुई है। गलती से मैंने 1814 उसको कर दिया था, तो आप उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वर्ष 1917 में गढ़वाल में किस राष्ट्रीय नेता ने कूली बेगार प्रथा के विरुद्ध एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया था? तो यह आह्वान किया था मदन मोहन मालवीय जी ने। 1917 में गढ़वाल में इन्होंने ये कहा था, ठीक है। तो कूली बेगार प्रथा के विरुद्ध एकजुट होने का आह्वान किसने किया था? मदन मोहन मालवीय। दूसरा प्रश्न है हमारा, कूली बेगार प्रथा को समाप्त करने संबंधित प्रावधान हल्द्वानी में कुमाऊं परिषद के दूसरे अधिवेशन में रखा गया था। इसका आयोजन कब हुआ था? तो जो कूली बेगार प्रथा थी, इसको समाप्त करने संबंधी जो प्रावधान या प्रस्ताव रखा गया था पहला, वो हल्द्वानी में रखा गया था कुमाऊं परिषद के दूसरे अधिवेशन में। और यह अधिवेशन आपका 25 दिसंबर 1918 में हुआ था, ठीक है। 24-25 दिसंबर 1918 में कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन हल्द्वानी में होता है। इसके अध्यक्ष होते हैं तारादत्त गैरोला, ठीक है। ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। यहां पर यह प्रस्ताव तारादत्त गैरोला की तरफ से रखा गया। इसके बाद 1919 में जो कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन होता है कोटद्वार में, वहां पर भी कूली बेगार प्रथा को लेकर और जंगलात को लेकर के प्रस्ताव रखे गए। वहां पर कूली बेगार प्रथा को खत्म करने संबंधी जो प्रस्ताव रखा था, वह प्रस्ताव मथुरा दत्त नैथानी के द्वारा रखा गया। और जो प्रस्ताव जंगलात कानून को लेकर रखा गया, उसको रखा था प्रेम बल्लभ पांडे ने। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। और कोटद्वार अधिवेशन की अध्यक्षता बद्रीदत्त जोशी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है हमारा, दिसंबर 1920 को कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में कूली बेगार आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ था? देखिए, कूली बेगार आंदोलन संबंधी जो यह प्रस्ताव था, यह पारित किया गया था आपके काशीपुर अधिवेशन में, ठीक है। कब हुआ था? यह आपका 1920 में हुआ था। कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन था। अध्यक्ष थे इसके हरगोविंद पंत और इसमें पारित किया गया था इन प्रस्तावों को। तो आपको याद रखना है, ठीक है, 1920 काशीपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट है हमारा, कूली बेगार आंदोलन कब और कहां प्रारंभ हुआ था? देखिए, कूली बेगार आंदोलन ये आपके 13-14 जनवरी 1921 बागेश्वर में ये शुरू हुआ और वहीं पर इसको एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसको खत्म वहां पर किया गया, कूली बेगार प्रथा को, ठीक है। तो ये कब हुआ था? 13-14 जनवरी 1921 बागेश्वर। और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछा गया था। यहां पर जब ये खत्म हुआ, इस आंदोलन को यहां पर खत्म किया गया, तो यहां पर सबसे पहला भाषण किसने दिया था? बद्रीदत्त पांडे ने, ठीक है। और बद्रीदत्त पांडे के बाद किसका भाषण यहां पर हुआ था? हरगोविंद पंत का भाषण यहां पर हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। कूली बेगार आंदोलन आरंभ यहां पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसी के बाद ये जो घटना होती है 13-14 जनवरी 1921 को, जब जो कूली प्रथा से संबंधित जो रजिस्ट्रार थे वो सारे सरयू नदी में बहा दिए जाते हैं। इसी के बाद इस आंदोलन को लेकर जो लोगों में इच्छाएं थी कि इसको खत्म किया जाए, वो काफी तेज हुई थी और फाइनली 1923 में अंग्रेजों ने इस प्रथा को ऑफिशियली खत्म कर दिया। तो इसीलिए से यहां पे प्रारंभ लिखा गया है, क्योंकि यहीं से इसके खिलाफ काफी तेज आंदोलन चला था, ठीक है।
इस दौरान जब यह घटना हुई बागेश्वर में, उस समय डिप्टी कमिश्नर कौन था? तो उस समय डिप्टी कमिश्नर था डाइबल, और ये भी वहीं पर मौजूद था जहां पर ये सारा जो ये भाषण हुआ और उसके बाद जो रजिस्टर वहां पर बाहे गए, तो उस समय डिप्टी कमिश्नर डाइबल था और ये वहीं पर मौजूद था। ठीक है। अगर आपको एक प्रश्न बन जाए, कुली बेगार प्रथा का जो सर्वप्रथम विरोध हुआ था वो कहां हुआ था और कब हुआ था? तो ये आपके अल्मोड़ा के खतियाड़ी गांव में हुआ 1903 में। कुली बेगार ब्रदयाश के अंतर्गत ग्रामीणों को कौन सा कार्य करना पड़ता था? तो यह क्वेश्चन 2019 हाईकोर्ट क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया था। कुली बेगार ब्रदयाश, ठीक है। तो देखिए 3 प्रथाएं थी बेसिकली, कुली प्रथा बोला जाता है लेकिन इसके अंतर्गत आपकी बेसिकली 3 प्रथा थी। पहली प्रथा थी कुली उतार प्रथा, दूसरी कुली बेगार और तीसरी कुली बर्दियाश। ठीक है, तो ये होगा कुली बर्दियाश। कुली बर्दियाश के तहत जो ग्रामीण होते थे इनको निःशुल्क राशन देना पड़ता था। ठीक है, तो यहां पर इसको हटा देना, केवल कुली बर्दियाश करना। कुली बर्दियाश के तहत निःशुल्क राशन देना पड़ता था। जो कुली उतार थी इसके तहत निःशुल्क कुली की व्यवस्था करनी पड़ती थी। जैसे कि अगर कोई भी अंग्रेज या अधिकारी किसी गांव में आता है तो उसके सामान को ले जाने के लिए आपको निःशुल्क कुली की उसको वो करनी होगी, ठीक है, व्यवस्था करनी होती थी। और निःशुल्क जो कुली बेगार है, बेगार का अर्थ हो जाता था इसके तहत निःशुल्क सेवा करनी होती थी, उनको उनके लिए निःशुल्क काम करना पड़ता था। ठीक है, यानी वो जो कहेंगे आप उनके नौकर बन जाएंगे और उसका आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा, उसे कहा जाता था बेगार। ठीक है, तो कुली उतार में कुली देने पड़ते थे, कुली बेगार में सेवा करनी पड़ती थी और कुली बर्दियाश में निःशुल्क राशन देना पड़ता था। ठीक है, तो ये थी कुली बेगार प्रथा। नेक्स्ट है, कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना करने वाले कमिश्नर का नाम क्या है? देखिए कुली बेगार प्रथा को लेकर काफी टाइम से लोगों में विरोध था और इसको हल करने के लिए खच्चर सेना का गठन विलियम ट्रेल के द्वारा 1822 में किया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। खच्चर सेना किसने बनाई? विलियम ट्रेल ने। क्यों बनाई? कुली प्रथा को उसका समाधान निकालने के लिए, ताकि जो ज्यादा काम है सामान वामान ले जाना, तो वो काम किससे कराया जा सके? खच्चरों से कराया जा सके। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा एक कमिश्नर जिसने जेल के कैदियों को कुली के काम में लगाया था, तो वो कौन था? तो जेल के कैदियों को कुली काम में लगाया था हेनरी रैमजे ने। तो ये दोनों प्रश्न आपको याद रखने हैं। खच्चर सेना का गठन विलियम ट्रेल ने किया और कैदियों का इस्तेमाल रैमजे के द्वारा किया गया। ठीक है, क्योंकि हुआ यह था कि उस समय जब रैमजे का शासनकाल आ चुका था 1857 में, तो कुली मिलने बहुत ज्यादा मुश्किल हो गए थे, तो रैमजे को मजबूरी में जेल के कैदियों को लगाना पड़ा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, डोला पालकी आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? देखिए डोला पालकी आंदोलन आपके 1930 में शुरू किया गया। अब कहीं पर इसे 1930 के दशक में बोला गया है और कहीं पर इसे 1930 के आसपास बोला गया है। तो आपको इसका मोटा मोटा आइडिया जो लेकर चलना है वो 1930 लेकर चलना है। ठीक है, इसी वर्ष 1930 में ही जो जयनंद भारती थे जिन्होंने डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किया, उन्होंने जो जहरी खाल था वहां पर विद्यालय में उन्होंने झंडा भी फहराया था 1930 में ही, और यहीं से इन्होंने लोगों को इस आंदोलन में जुड़ने के लिए कहा था। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयनंद भारती के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, और इसकी शुरुआत आपको 1930 ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, और एक और चीज आपको डोला पालकी आंदोलन को लेकर याद रखनी है कि इसी आंदोलन को लेकर लैंसिडाउन में डोला पालकी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 1941 में लैंसिडाउन में डोला पालकी सम्मेलन आयोजित किया गया। देखिए हुआ ये 1940 में, आप जानते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, और उत्तराखंड में भी इसको शुरू किया गया। जगमोहन सिंह नेगी पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही बने, लेकिन जब गांधी जी को पता चला कि यहां पर इस तरीके की एक प्रथा है डोला पालकी की, जिसमें जो शिल्पकार होते थे यानी कि जो दलित होते थे उनको बैठने को नहीं मिलता था, उनको परमिशन नहीं थी इसका इस्तेमाल करने की शादियों में, तो जब गांधी जी को यह पता चला तो उन्होंने उत्तराखंड में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहा था उसको खत्म कर दिया। उसके बाद 1941 में एक सम्मेलन होता है लैंसिडाउन में, जहां पर यह संकल्प लिया जाता है कि अब इस प्रथा को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, और उनको भी अनुमति दे दी जाएगी। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, पूछा जा सकता है।
डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था? तो डोला पालकी आंदोलन आपके शिल्पकारों से संबंधित था, ठीक है, यानी कि दलितों से संबंधित था, यह आपको ध्यान रखना है। दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हरिप्रसाद टमटा के द्वारा किया गया था, ठीक है। कहीं पर खुशीराम आर्य भी आपको देखने को मिलता है परीक्षावाणी में, जैसे खुशीराम आर्य का नाम दिया गया है तो उसमें उनका भी योगदान था, लेकिन अगर आपको दोनों आ जाते हैं ऑप्शन में तो आप पहला रेफरेंस हरिप्रसाद टमटा को ही देंगे, ठीक है। तो दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले हरिप्रसाद टमटा के द्वारा किया गया। हरिप्रसाद टमटा के द्वारा 1905 में एक सभा बनाई जाती है। उस सभा को कहा जाता है टमटा सुधारिणी सभा। पूछा जाता है टमटा सुधारिणी सभा किसने बनाई? हरिप्रसाद टमटा ने। कब बनाई? 1905 में। इसी जो ये सभा थी टमटा सुधारिणी सभा, इसी सभा का नाम 1911 में शिल्पकार सुधारिणी सभा हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, दोनों के संस्थापक कौन हैं? हरिप्रसाद टमटा। एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अल्मोड़ा में विशाल शिल्पकार सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो विशाल शिल्पकार सम्मेलन, इसका आयोजन अल्मोड़ा में 1925 में हुआ और इस सम्मेलन की अध्यक्षता तारादत्त गैरोला के द्वारा की गई। तो काफी सारे फैक्ट हैं, आपको इनको नोट करते हुए जरूर चलना है ताकि आपका जब आप चाहें इसका रिवीजन भी यहां पे कर सकें। नेक्स्ट है डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, डोला पालकी आंदोलन का जो नेतृत्व किया था यह आपके जयनंद भारती के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है टिहरी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? टिहरी प्रजामंडल की स्थापना आपके 1939 में होती है। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 23 जनवरी 1939 को टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना आपके देहरादून में होती है। नाम टिहरी राज्य प्रजामंडल है लेकिन स्थापना इसकी देहरादून में होती है, जिसमें मुख्य योगदान किसका होता है? श्रीदेव सुमन का, ठीक है। जो ये टिहरी राज्य प्रजामंडल था, इसको लेकर आपको 2-3 बातें याद रखनी है। गठन होता है 1939 में। आपको पूछा जाता है टिहरी राज्य प्रजामंडल को टिहरी रियासत के भीतर मंजूरी कब दी गई थी, मान्यता कब दी गई थी? क्योंकि जब इसका गठन किया गया, इसका मेन उद्देश्य यही था कि राजशाही को खत्म करना और टिहरी के अंदर राजमंडल या प्रजामंडल की स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना करना। तो इस पर टिहरी दरबार की तरफ से प्रतिबंध लगा दिया गया कि टिहरी रियासत में कुछ भी काम नहीं कर सकता था। तो इसी टिहरी रियासत में मान्यता कब दी गई? तो ये आप बताएंगे 1946 में, ठीक है। गठन 39 में और टिहरी रियासत के भीतर इसे मंजूरी कब दी गई? मान्यता 1946 में। इसके बाद अगले साल भारत आजाद होता है 1947 में। उस वक्त टिहरी राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे, पूछा जाता है। तो उस समय अध्यक्ष थे परिपूर्णानंद पैन्यूली, उनका नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। और जब टिहरी का विलय हुआ भारत में 1 अगस्त 1949 को, उस वक्त में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों में भी शामिल थे परिपूर्णानंद पैन्यूली, यानी कि उस समय भी अध्यक्ष कौन थे? वही थे। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। टिहरी राज्य आंदोलन का सर्वप्रथम नेतृत्व किसने किया था? तो टिहरी राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया था श्रीदेव सुमन ने, ठीक है। वहां पर वो राजशाही को खत्म करना चाहते थे और प्रजातंत्र की स्थापना करना चाहते थे। नेक्स्ट है वर्ष 1938-39 में हुए गाड़ी सड़क आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो गाड़ी सड़क आंदोलन था 1938-39 में चला, कहीं कहीं पर 1937 से 39 भी है, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको टिक करना है, ठीक है। पहला रेफरेंस आप 38 से 39 को ही दे। यह जो आंदोलन था, यह आंदोलन जो जागृत गढ़वाल संघ था इसके द्वारा चलाया गया था। जागृत गढ़वाल संघ 1938 में बना था और इसके जो संस्थापक थे या इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो प्रताप सिंह नेगी को बनाया गया था। एक तो आपको यह बात याद रखनी है, और दूसरा यह जो गाड़ी सड़क आंदोलन था, जैसा नाम है उसी से पता चल रहा है, मोटर मार्ग के निर्माण को लेकर यह आंदोलन किया गया था, ठीक है। बेसिकली मोटर मार्ग बनाने की मांग यहां पर की गई थी, जो जागृत गढ़वाल संघ था जो 1938 में बना था, ठीक है। और इसके तहत 2 मुख्यतः मोटर मार्ग बनाने की मांग की गई, एक लैंसडाउन से पौड़ी तक और एक आपका जो गरुड़ से लेकर के कर्णप्रयाग में मोटर मार्ग बनाने की मांग की गई थी। तो दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है
84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ था? तो काफी आसान प्रश्न है। 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन का निधन यहां पर हो गया था। तो ये आपको याद रखना है। इनको लेकर क्वेश्चन कई बार बना है। एक बार पूछा गया था कि कितने दिनों तक इन्होंने भूख हड़ताल करी थी, तो 84 डेज तक। ठीक है, यहां जो इनका आमरण अनशन था ये कब शुरू हुआ था? तो श्रीदेव सुमन का यह अनशन 3 मई 1944 में शुरू हुआ था। ठीक है, और 84 दिन के बाद वे शहीद हो गए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक और प्रश्न पूछा जाता है, पहली बार सुमन स्मृति दिवस कब मनाया गया था? देखिए 25 जुलाई को शहीद हुए, तो 25 जुलाई को उत्तराखंड में सुमन स्मृति दिवस मनाया गया। ये पहली बार कब मनाया गया था? तो 1946 आपको याद रखना है। ठीक है, 1946 में ही पहली बार सुमन स्मृति दिवस मनाया गया और 46 में ही टिहरी राज्य प्रजामंडल को टिहरी के अंदर मान्यता दी जाती है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। निधन हुआ 44 में, पहला दिवस 46 में मनाया गया। नेक्स्ट है हमारा, किस आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानी मोलूराम भरदारी और नागेंद्र सकलानी शहीद हो गए थे? तो भोलूराम भरदारी और नागेंद्र सकलानी ये दोनों कीर्तिनगर आंदोलन के दौरान शहीद हो गए थे। कीर्तिनगर आंदोलन आपके 1948 में हुआ और जो आपका इससे पहले हुआ था सकलाना विद्रोह, सकलाना विद्रोह 1947 में हुआ। तो दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, कीर्तिनगर वाला पूछा जाता है। भारत जब आज़ाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था? 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो टिहरी रियासत में मानवेंद्र शाह राजा बने हुए थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और जब टिहरी का विलय भारत में होता है उस वक्त भी राजा कौन है? मानवेंद्र शाह। टिहरी के अंतिम राजा, पंवार वंश के अंतिम राजा भी कौन है? मानवेंद्र शाह। आपको याद रखना है। ठीक है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है, टिहरी रियासत में पौड़ी टूटी किस प्रकार का कर था? टिहरी रियासत में जो पौड़ी टूटी था यह एक प्रकार का आयात निर्यात कर था, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स था। नेक्स्ट है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? देखिए टिहरी रियासत का भारत में विलय हुआ था 1 अगस्त 1949 को। आपको ये डेट सहित याद रखना है, एग्जाम में आपको डेट सहित पूछा जाता है। ठीक है, तो भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को और टिहरी रियासत का विलय हुआ भारत में 1 अगस्त 1949 को। नेक्स्ट है हमारा, कोटा खर्रा आंदोलन किससे संबंधित है? देखिए कोटा खर्रा आंदोलन ये उत्तराखंड में स्वतंत्रता के बाद चला और यह जो था इस आंदोलन को किसानों के द्वारा या किसान संगठनों के द्वारा चलाया गया था। तो आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। और कोटा खर्रा आंदोलन किससे संबंधित था? तो भूमिहीनों को भूमि देने से संबंधित था। ठीक है, यानी कि वे किसान जिनके पास भूमि नहीं है, जो शरणार्थी हैं, उनको सरकार की तरफ से यहां पर भूमि दी जाए। ठीक है, तो उनसे संबंधित है कोटा खर्रा आंदोलन। नेक्स्ट है हमारा, कोटा खर्रा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए कोटा खर्रा आंदोलन हमने जैसा देखा भूमिहीन किसानों को भूमि देने से संबंधित था। इसका मेन उद्देश्य था जो सीलिंग कानून है उसको लागू कराया जाए और भूमिहीन किसानों को भूमि वितरण की जाए। ठीक है, तराई क्षेत्र में सीलिंग कानून इसको लागू कराया जाए और जिनके पास भूमि नहीं है उनको भूमि दी जाए। ये मुख्य उद्देश्य था कोटा खर्रा आंदोलन का। अब आप इसको नहीं भूलेंगे कि किससे संबंधित था? भूमिहीनों को भूमि देने से। ठीक है, और किसने चलाया था? किसानों ने। एक क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया था आपसे कि तराई क्षेत्र में ये सीलिंग कानून लागू कब किया गया था? यह कानून 1972 में लागू किया गया था। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है, हाल ही में किसी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में शराब विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए उत्तराखंड में शराब विरोधी आंदोलन इसका नेतृत्व उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर होगा। देखिए पहले से ही शराब विरोधी आंदोलन चल रहे थे उत्तराखंड में, लेकिन 1984 में जो उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी है इसने इस आंदोलन को अपने हाथ में ले लिया था और फिर इसी ने इसका नेतृत्व किया था। तो आपको ध्यान रखना है। शराब विरोधी आंदोलन के दौरान नशा नहीं रोजगार दो का नारा
कब दिया गया था? यह जो नारा था नशा नहीं रोजगार दो, यह नारा भी उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी के द्वारा दिया गया और यह नारा 1984 में दिया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है उत्तराखंड में शराब विरोधी आंदोलन का नेतृत्व उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने किया और उसी के द्वारा यह नारा दिया गया। एक और महिला थी जिन्होंने शराब विरोधी आंदोलन चलाया था, इसका काफी विरोध किया था, टिंचरी का विरोध किया था। उत्तराखंड में टिंचरी शराब को कहते थे, उनका नाम था, जिनको टिंचरी माई के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, तो आपको क्वेश्चन बनता है टिंचरी माई का वास्तविक नाम क्या था? वो भी शराब विरोधी आंदोलन के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो टिंचरी माई का वास्तविक नाम है दीपा नौटियाल, आपको याद रखना है, और इन्हीं को ठगुली देवी के नाम से भी जाना जाता है। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, टिंचरी माई का वास्तविक नाम दीपा नौटियाल और इन्हीं को जो ठगुली देवी हैं इनके नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे या किसे माना जाता है? लास्ट वीडियो में भी हमने देखा कालू सिंह मेहरा को माना जाता है। 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने यहाँ पे कुमाऊं क्षेत्र में जो क्रांतिवीर नामक संगठन है इसका गठन किया था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनका निधन कब होता है? इनकी मृत्यु होती है 1906 में। कालू सिंह मेहरा ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिवीर संगठन का गठन कब किया था? तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ अलग अलग तरीके से, इसीलिए मैंने इसे यहां पर लिया है। इन्होंने जो क्रांतिवीर संगठन बनाया था ये कुमाऊं क्षेत्र में बनाया था। उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी जयनंद भारती का जन्म किस जिले में हुआ था? तो जयनंद भारती जिन्होंने डोलापाल के आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, और इनका संबंध जो है आपके कौन से जनपद से है? तो पौड़ी गढ़वाल से इनका संबंध है। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में 1881 में एक गांव है अरकंडाई गांव, तो अरकंडाई गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कब हुआ? 1881 में अरकंडाई गांव, पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, और जो मैंने आपको ऊपर बताया राजकीय विद्यालय जहरीखाल में 1930 में इन्होंने तिरंगा फहराया था, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है जयनंद भारती किसके शिष्य थे? देखिए जयनंद भारती जो थे ये स्वामी श्रद्धानंद के शिष्य थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। स्वामी श्रद्धानंद जो थे ये स्वामी जो दयानंद सरस्वती थे इनके शिष्य थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, दयानंद सरस्वती के शिष्य थे स्वामी श्रद्धानंद और श्रद्धानंद के शिष्य थे जयनंद भारती। ठीक है, जयनंद भारती आर्य समाज से काफी ज्यादा प्रभावित हुए। ठीक है, इसके बाद इन्होंने आर्य समाज की दीक्षा ली स्वामी श्रद्धानंद से और फिर अपने नाम के साथ इन्होंने पथिक नाम जोड़ दिया था और इनका पूरा नाम हो गया था जयनंद भारती पथिक। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से किस व्यक्ति ने आर्य समाज से प्रभावित होकर अपने नाम के साथ पथिक जोड़ लिया था? तो वो थे जयनंद भारती पथिक। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से किसे कुर्मांचल केसरी कहा जाता है? काफी आसान प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कुर्मांचल केसरी बद्रीदत्त पांडे जी को कहा जाता है। इनका जन्म होता है 15 फरवरी को, इनका जन्म होता है 1882 में। तो आपको डेट सहित याद रखना है, हरिद्वार के कनखल में इनका जन्म हुआ था। ठीक, इनका जन्म कब हुआ था? कनखल में 1882 15 फरवरी के दिन। इनकी जो प्रसिद्ध किताब है कुमाऊं का इतिहास कब लिखी गई? पूछा जा सकता है 1937 में। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे जो अल्मोड़ा अखबार था काफी प्रसिद्ध अखबार है, तो इस अखबार के अंतिम संपादक कौन थे? बद्रीदत्त पांडे। संपादक बने थे 1913 में और 1918 में अल्मोड़ा अखबार बंद हो जाता है। तो आखिरी संपादक कौन है अल्मोड़ा अखबार के? बद्रीदत्त पांडे। आजादी के बाद 1955 में ये अल्मोड़ा से सांसद बने थे, तो ये भी आपको याद रखना है। 1965 में इनका निधन हुआ। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने कुमाऊं के ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को बागेश्वर में हल चलाकर तोड़ा था? तो ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा सकता है कि ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को किसने तोड़ा था? हरगोविंद पंत ने तोड़ा था। ठीक है, और कहां पर तोड़ा? बागेश्वर में तोड़ा।
कब तोड़ा? आप बताएंगे 1928 में तोड़ा था। ठीक है। हरगोविंद पंत की बात करें तो इनका जन्म 1885 में हुआ। अल्मोड़ा का जो एक गांव है चितई गांव, यहां पर हरगोविंद पंत का जन्म हुआ था। इंपॉर्टेंट है, इनको लेकर क्वेश्चन बन सकते हैं। जब उत्तराखंड में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ 1942 में, तो सबसे पहले जिस व्यक्ति को नजरबंद किया गया वो थे हरगोविंद पंत। ठीक है। इन्हीं को अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ भी कहते हैं, यह भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कुशीराम आर्य का जन्म किस जिले में हुआ था? कुशीराम आर्य शिल्पकार नाम देने में अग्रणी थे। इसका कंफ्यूजन मैंने आपको ऊपर क्लियर किया कि अगर आपको दोनों ऑप्शन में आते हैं तो आप पहला रेफरेंस हरिप्रसाद टमटा को देंगे, अदरवाइज जो आपको ऑप्शन में मिले उसके आधार पर आप टिक कर सकते हैं। उत्तराखंड के जो ये कुशीराम आर्य हैं, इनका संबंध नैनीताल जनपद से है। ठीक है। हल्द्वानी में 1886 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, खुशीराम ने किन कुप्रथाओं की समाप्ति हेतु संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र का भ्रमण किया था? तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, पूछेगा आयोग कि बताइए इनमें से किस व्यक्ति ने कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए पूरे कुमाऊं क्षेत्र का भ्रमण किया था और लोगों को जागरूक किया था? तो वे थे खुशीराम आर्य। कौन कौन सी कुप्रथाओं के लिए इन्होंने जागरूकता फैलाई थी? तो ये थी आपकी बाल विवाह, मदिरापान और अस्पृश्यता। ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम के चित्रों को कला जगत में प्रसिद्ध करने का श्रेय किसे जाता है? तो मौलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने लाने का जो श्रेय जाता है ये बैरिस्टर मुकुंदी लाल को जाता है। बैरिस्टर मुकुंदी लाल की बात करें तो इनका जन्म 1885 में हुआ। चमोली में एक गांव है पाटली गांव। ठीक है। तो चमोली के पाटली गांव में इनका जन्म हुआ था। तो आपको गांव भी याद रखना है क्योंकि अब गांव के नाम भी आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो इन्होंने बैरिस्टर मुकुंदी लाल के चित्रों को प्रसिद्ध किया। उनके चित्रों को दुनिया के सामने लाने का श्रेय बैरिस्टर मुकुंदी लाल को जाता है। इन्होंने एक प्रसिद्ध किताब लिखी, गढ़वाल पेंटिंग्स। कब लिखी? 1969 में। ठीक है। तो गढ़वाल पेंटिंग किताब किसकी है? मुकुंदी लाल की। 1969 में इन्होंने इसे लिखा। इनकी अगर हम अन्य किताबों की बात करें तो दो किताबें और आपको याद रखनी है। पहली का नाम है सम नोट्स ऑन मौलाराम और एक है आपकी गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो ये सारी किताबें किसकी हैं? बैरिस्टर मुकुंदी लाल की। नेक्स्ट है, गोविंद बल्लभ पंत का जन्म कब हुआ था? देखिए, गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म आपके 1887 में हुआ और डेट सहित आपको याद रखना है 10 सितंबर 1887 को गोविंद बल्लभ पंत का जन्म अल्मोड़ा के खूट गांव में हुआ था। ठीक है। गांव का नाम भी आपको याद रखना है। अल्मोड़ा में जो खूट गांव है यहीं पर इनका जन्म 10 सितंबर को हुआ था 1887 में। 10 सितंबर को उत्तराखंड में उत्तराखंड गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है किसके जन्म तिथि के रूप में? गोविंद बल्लभ पंत के जन्म तिथि के रूप में। ठीक है। गौरव दिवस। ये यूपी के पहले मुख्यमंत्री रहे थे। 1946 से लेकर 1954 तक ये यूपी के सीएम रहे। इसके बाद 1955 से लेकर 1961 तक ये भारत के गृह मंत्री भी रहे। ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न कब दिया गया? तो इनको भारत रत्न 1957 में दिया गया था। यह भी आपको याद रखना है। जीबी पंत को जो जवाहरलाल नेहरू थे वो क्या कहते थे? तो वो इनको हिमालय पुत्र कहते थे। तो ये भी याद रखना है। ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत को नेहरू क्या कहते थे? हिमालय पुत्र। और इनके दोस्त इनको क्या कहते थे? तो गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र इनको कहते थे। नेक्स्ट है, प्रेम सभा की स्थापना किसने करी थी? तो देखिए, जो कल वाला क्वेश्चन था जिसमें डाउट आ गया था 57 में, हालांकि उसमें डाउट नहीं आना चाहिए था क्योंकि वो बोलने में मिस्टेक हुई थी। 1914 की जगह 1814 आया था। तो ये तो अंडरस्टैंड सी बात है कि 100 साल का अंतर तो होगा नहीं, तो इसमें आपको डाउट होना नहीं चाहिए था वैसे, लेकिन कुछ फ्रेंड्स को हो गया था। ठीक है। तो ये बाय मिस्टेक बोला गया था 1814। 1914 में प्रेम सभा की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत ने करी थी काशीपुर के अंदर। डाउट तब आ सकता था अगर मैं आपको बताता कि काशीपुर की में जो ये प्रेम सभा बनी है ये 1913 में बनी है, तो हो सकता था कि डाउट आपका क्रिएट हो जाए कि 13 है या 14 है। लेकिन ये अंडरस्टैंड वाली बात है कि 1914 आपका सही आंसर है क्योंकि 1814 में तो जीबी पंत का जन्म भी नहीं हुआ था। चलिए, तो आप इसको करेक्ट कर देना। प्रेम सभा की स्थापना किसने करी है? गोविंद बल्लभ पंत, और 1914 में इन्होंने करी है। श्रीदेव सुमन का जन्म
कब और कहां हुआ था? श्रीदेव सुमन का जन्म हुआ था 25 मई 1916 में टिहरी के जौल गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो गांव का नाम भी आपको याद रखना है। श्रीदेव सुमन का जन्म 25 मई 1916 टिहरी में जौल गांव में इनका जन्म हुआ। श्रीदेव सुमन के बचपन का नाम आपसे पूछा जाता है। श्रीदत्त बड़ूनी इनके बचपन का नाम था। इनके पिता का नाम था हरिराम बड़ूनी, इनकी माता का नाम था तारा देवी और इनकी पत्नी का नाम पेपर में पूछा गया है विनय लक्ष्मी इनकी पत्नी का नाम था, जो आगे जाके विधायक भी यहां से बनते हैं। नेक्स्ट है श्रीदेव सुमन ने स्थापित किया था। तो श्रीदेव सुमन के द्वारा इनमें से कौन सा संघ स्थापित किया गया था? राइट आंसर है गणदेश सेवा संघ। ठीक है, श्रीदेव सुमन ने 1938 में गणदेश सेवा संघ की स्थापना करी और ये स्थापना इन्होंने दिल्ली में करी थी। तो दोनों याद रखना है, दो प्रमुख संगठन श्रीदेव सुमन से जुड़े हुए, एक है गणदेश सेवा संघ 1938 दिल्ली और एक है टिहरी राज्य प्रजा मंडल 1939 देहरादून। दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, बाद में इसी संघ का नाम, ये जो गढ़वाल सेवा संघ है, गणदेश सेवा संघ है, इसी का नाम हिमालय सेवा संघ हो गया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अमर शहीद श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम क्या था? तो ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है। इनकी पत्नी का नाम था विनय लक्ष्मी। तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते उत्तराखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी का कथन है? तो ये कथन भी पेपर में पूछा जा चुका है। काफी प्रसिद्ध कथन है कि तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते, और ये कथन था श्रीदेव सुमन का। इनके कई सारे स्टेटमेंट्स थे जो आपको याद रखने हैं। जैसे इनका एक स्टेटमेंट था कि यदि गंगा हमारी माता होकर भी हमें मिलाने की जगह अलग करती है तो हम गंगा को भी काट देंगे। ये कथन भी किसका था? श्रीदेव सुमन का। तो ये सारी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, खासतौर पे ये वाला कथन कि तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते पेपर में पूछा जा चुका है। निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने हिंदी पत्र बोध बाल पत्रिका तथा सुमन सौरभ कविता संग्रह प्रकाशित किए थे? तो हिंदी पत्र बोध नामक जो ये पत्रिका है और सुमन सौरभ कविता संग्रह, ये किसने प्रकाशित किए, किसकी रचना है? ये रचना है श्रीदेव सुमन की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे 1921 में गढ़वाल सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था? देखिए, गढ़वाल सम्मेलन श्रीनगर में आयोजित हुआ 1921 में और इसका अध्यक्ष बनाया गया अनसुईया प्रसाद बहुगुणा को। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में गढ़ केसरी किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड राज्य में गढ़ केसरी अनसुईया प्रसाद बहुगुणा को कहा जाता है। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है, कुर्मांचल केसरी बद्रीदत्त पांडे, गढ़ केसरी अनसुईया प्रसाद बहुगुणा। वर्ष 1927 में लाहौर में हुए कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशन में किसने भाग लिया था? देखिए, जो लाहौर में कांग्रेस का ऐतिहासिक यहाँ पे अधिवेशन हुआ था, इसमें भाग लिया था बिहारी लाल चौधरी ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसी अधिवेशन में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो यहाँ पर हर्षदेव औली ने भी भाग लिया था। तो आपको दोनों का नाम याद रखना है, पूछे जा सकते हैं। इंद्र सिंह नयाल किस वर्ष अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं युवक सम्मेलन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा, अल्मोड़ा में आयोजित जो कुमाऊं युवक सम्मेलन था, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? इंद्र सिंह नयाल को। ठीक है, किस वर्ष? 1932 में। तो आपको पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक किसने लिखी है? देखिए, यह जो किताब है स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान, ठीक है, इस किताब को लिखा है इंद्र सिंह नयाल ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपसे एक एग्जाम में पूछा गया था, आपको ध्यान होगा। जिसने वो एग्जाम दिया था कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपसे पूछा गया था स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल का योगदान किताब किसकी है? ठीक है, इस किताब का नाम क्या है? स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान। एक दूसरी किताब है जिसका नाम है स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल का योगदान, वो किताब टी.एस. कंडारी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये किताब इंद्र सिंह नयाल ने लिखी है, वो किताब टी.एस. कंडारी, तीरथ सिंह कंडारी के द्वारा लिखी गई है। और एक तीसरी किताब भी है जिसका नाम है स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं गढ़वाल का योगदान। ठीक है, वहां पे दोनों की बात की गई है और उस किताब को लिखा है धर्मपाल सिंह मनराल ने। तीनों आपको याद रखने हैं, तीनों एक जगह पर आप लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है,
वर्ष 1939 में देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी? काफी सारे लोग शामिल थे, लेकिन मुख्य योगदान किसका था? श्रीदेव सुमन का। ठीक है। वर्ष 1952 में देश में हुए आम चुनावों के अंतर्गत लोकसभा सीट पर निर्वाचित होने वाले प्रथम हरिजन कौन थे? इनका नाम था बिहारी लाल चौधरी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है। सेनानी गोविंद बल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो स्वतंत्रता सेनानी जो यूपी के पहले मुख्यमंत्री भी रहे, इनको लेकर हमने कई सारी बातें ऊपर करी हैं। इनको भारत रत्न 26 जनवरी 1957 में दिया गया और उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिला है। वर्ष 1969 में प्रकाशित गढ़वाल पेंटिंग किसकी अमूल्य कृति है? तो गढ़वाल पेंटिंग अभी मैंने आपको ऊपर बताई किसकी रचना है? बैरिस्टर मुकुंदी लाल। देखिए ऊपर मैंने आपको फैक्ट बताए, अब क्वेश्चन देखिए आपको किस तरीके से पूछा जा रहा है। मैंने आपको बताया कि गढ़वाल पेंटिंग रचना मुकुंदी लाल की है और इसकी रचना इन्होंने 69 में करी। तो आपको उसने रचना बता दी, वर्ष बता दिया और राइटर का ही नाम पूछ लिया। तो यही होता है, आपको केवल अपना जो कॉन्टेंट है या अपना जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर रखना है। वो कैसे भी घुमाकर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। निम्न में से कौन काली कुमाऊं के शेर उपनाम से प्रसिद्ध थे? तो देखिए काली कुमाऊं का शेर ये कहा जाता था हर्षदेव औली को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कुछ फ्रेंड्स को इसमें डाउट रहता है कि काली कुमाऊं का शेर हर्षदेव औली को कहते हैं या हर्षदेव जोशी को कहते हैं। देखिए दोनों व्यक्ति अलग हैं। हर्षदेव औली और हर्षदेव जोशी ये दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं। ठीक है। इनका जो टाइम पीरियड है जब ये एक्टिव रहे, इन्होंने कुमाऊं में सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक आंदोलन का नेतृत्व किया, यानी कि 1930 के आसपास इनका मेन काम है। हर्षदेव जोशी आप जानते हैं 1790 से लेकर 1810-15 के बीच में ये ज्यादा एक्टिव रहे थे। दो अलग अलग व्यक्ति हैं, दो अलग अलग काल के व्यक्ति हैं। हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है, काली कुमाऊं का चाणक्य हर्षदेव जोशी। हर्षदेव औली को काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है। इसके अलावा हर्षदेव औली को कुमाऊं का मुजोलिनी भी कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा इन्हें कुमाऊं का मुजोलिनी कहा गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने उत्तराखंड में जंगलात कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था? यह क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि उत्तराखंड में जंगलात के विरुद्ध जो आंदोलन चला था इसका नेतृत्व किसने किया, या उत्तराखंड में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला इसका नेतृत्व किसने किया? तो यह नेतृत्व किया था हर्षदेव औली ने। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? लास्ट वीडियो में भी हमने देखा मोहन सिंह मेहता जो कि बागेश्वर से संबंधित थे, और अगर प्रथम महिला पूछेगा विष्णु देवी शाह जो बागेश्वर से संबंधित थी। प्रयाग दत्त पंत का जन्म निम्न में से किस जिले में हुआ था? देखिए उत्तराखंड में गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो प्रयाग दत्त पंत को जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आपको डायरेक्ट पूछेगा उत्तराखंड में जो गांधीवादी आंदोलन है इनको शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? प्रयाग दत्त पंत। इनका जन्म पिथौरागढ़ में हुआ था 1898 में। ठीक है। चंद्रशेखर आजाद के हिंदुस्तान समाजवादी संघ में शामिल होने वाले राज्य के एकमात्र सदस्य कौन थे? देखिए चंद्रशेखर आजाद जी का जो पार्टी थी हिंदुस्तान समाजवादी संघ, ठीक है, इसके एकमात्र सदस्य कौन थे उत्तराखंड से? उनका नाम है भवानी सिंह रावत। ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है। निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत करी थी? दुगड्डा में शहीद मेला ये शुरू किया था भवानी सिंह रावत ने। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद के ये मित्र थे। इनके साथ चंद्रशेखर आजाद 1930 में दुगड्डा में भी आए थे, और फिर जब उनका वो मारे जाते हैं, जब इलाहाबाद में जो पार्क था वहां पर वो खुद को गोली मार लेते हैं, जब वो घिर जाते हैं उसके बाद इन्होंने दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत भी करी थी, भवानी सिंह रावत। ठीक है। बलदेव सिंह आर्य का जन्म कहां हुआ था? देखिए राज्य के पहले व्यक्ति जो सबसे लंबे समय तक विधायक बने रहे और मंत्री पद पे भी रहे, तो ऐसे व्यक्ति जो लंबे समय तक विधायक और मंत्री रहे इनका नाम था बलदेव सिंह आर्य, और इनका जन्म पौड़ी के उमत गांव में हुआ था, पूछा जा सकता है। उत्तराखंड के विकास के लिए किसने
पर्वतीय विकास मंत्रालय का गठन किया था? तो उत्तराखंड के विकास के लिए पर्वतीय विकास मंत्रालय, इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? हेमवती नंदन बहुगुणा के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है उत्तराखंड के विकास के लिए अलग से पर्वतीय विकास मंत्रालय किसने बनाया? HNB के द्वारा बनाया गया। इनकी एक किताब है, किताब का नाम पूछा जाता है इंडियन नाइज हम। ये किसकी किताब है? तो इंडियन नाइज हम, ये किताब भी HNB की किताब है। निम्न में से किस राजनीतिक को धरतीपुत्र या हिमपुत्र कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है धरतीपुत्र या हिमपुत्र? ये कहा जाता है हेमवती नंदन बहुगुणा को। कंफ्यूजन मत करना, एग्जाम हॉल में हिमपुत्र पूछेगा तो हेमवती नंदन बहुगुणा, हिमालय पुत्र पूछेगा तो गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, दोनों अलग अलग है, दोनों को अलग ही रखना। निम्न में से उत्तराखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी ने चौधरी चरण सिंह के साथ मिलकर दलित मजदूर किसान पार्टी का गठन किया था? चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे और इन्होंने दलित मजदूर किसान पार्टी का गठन किसके साथ मिलकर किया था? हेमवती नंदन बहुगुणा के साथ मिलकर किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राजनीतिज्ञ या स्वतंत्रता सेनानी ने अपने नाम के आगे से जातिवाचक शब्द को हटा लिया और जीवन भर विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार किया? तो ये किसने किया था? दो कार्य, एक अपने नाम से जातिवाचक शब्द हटा दिया और जीवन भर विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और खादी वस्त्र पहनने का व्रत लिया। ये किया था यहाँ पे डॉक्टर भक्त दर्शन ने, तो आपको याद रखना है। ठीक है, इन्होंने अपने नाम के आगे से जातिवाचक शब्द हटा दिया और इसके अलावा जीवन भर खादी पहनने का व्रत लिया, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। भक्त दर्शन का वास्तविक नाम पूछा जाता है, इनका वास्तविक नाम था राज दर्शन। ठीक है, उत्तराखंड का गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? राइट आंसर है इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इंद्रमणि बडोनी की, तो इनको गांधी की उपाधि, उत्तराखंड के गांधी की उपाधि जो अमेरिका का एक समाचार पत्र है वॉशिंगटन पोस्ट, उसके द्वारा दी गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा, इंद्रमणि बडोनी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ था? देखिए, इंद्रमणि बडोनी का जन्म उत्तराखंड में जो हुआ था, ये टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 24 दिसंबर 1924 में इनका जन्म टिहरी का एक गांव है अखोड़ी गांव, यहां पर इनका जन्म हुआ था। क्योंकि इनका जन्म 24 दिसंबर को हुआ है और इन्हें उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है, काफी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, तो इनके जन्म दिवस को उत्तराखंड में लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 2 दिन भी आपको याद हो गए। साथ साथ उत्तराखंड में गौरव दिवस कब मनाते हैं? 10 सितंबर, जीबी पंत की क्या है? जन्म तिथि। और 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? यहां पर लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है। तो दोनों आपको याद रखना है, साथ साथ में लिखते हुए भी चलना है। नेक्स्ट है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है, वर्ष 1955-56 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्य विश्वविद्यालय का प्रस्ताव किसने रखा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो राज्य विश्वविद्यालय का प्रस्ताव रखा गया था यूपी विधानसभा में, ये 1955-56 में रखा गया और यह प्रस्ताव ND तिवारी के द्वारा रखा गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, और कब होती है विश्वविद्यालय की स्थापना? होती है 1973 में। अब चाहे वो गढ़वाल विश्वविद्यालय हो या कुमाऊं विश्वविद्यालय, दोनों एक साथ बनते हैं। 1973 में दोनों का गठन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड टॉपिक वाइज MCQ सीरीज को हम कवर कर रहे थे और आज हमने आधुनिक भारत, जो आधुनिक उत्तराखंड है, उसके भी हमने यहाँ पर MCQs को देख लिया। सबसे पहले हमने प्राचीन उत्तराखंड को देखा था, जिसमें हमने 90 से ज्यादा प्रश्नों को देखा। फिर हमने मध्यकालीन उत्तराखंड को देखा, जिसमें हमने 85 से ज्यादा क्वेश्चन को देखा, MCQs को। और आज हमने 145 प्रश्नों को यहां पर कवर किया और इन सब को हमने एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर किया है। तो आप देख सकते हैं आपके यहां पर लगभग 300 के करीब तो MCQs हो गए और ऊपर से अतिरिक्त तथ्यों के साथ, तो कितना बड़ा क्वेश्चन बैंक और कितना बड़ा पोर्शन हिस्ट्री का आपका यहां पे कवर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान जो आपके इंपॉर्टेंट MCQ बनते हैं, उनकी हम बात करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ आप वीडियो को शेयर करें। आपका कितना स्कोर रहा यहां पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।